हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। हम लोगों ने अभी तक सेल के बारे में थोड़ी सी बातें करी थी। अगर आपने सेल नहीं पढ़ा है, मेरा इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में नहीं जाना है, तो इसको आप प्लीज़ एक बार पुरानी वीडियो में जाकर इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसलिए आप पिछले वाले लेक्चर से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि सेल क्या होते हैं, इसके अलावा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सब का इंट्रो देखकर एक बार वापस आ जाओ। तो हम आज ही के टॉपिक पे पढ़ रहे हैं और हमने जाना था कि सेल वगैरह क्या होते हैं और छोटे छोटे फॉर्मूले भी हमने इसके ऊपर लिखे थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सेल होती है, सेल में एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जिसको मैंने आर से लिखा था, सेल को ई से लिखा था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हम जो बैटरी खरीद के मार्केट से लेकर आते हैं उसमें ईएमएफ मेंशन होता है 1.5 वोल्ट, लेकिन वास्तविकता में जब घर लाते हैं तो 1.5 वोल्ट ना निकलकर 1.2 या 1.3 वोल्ट निकल रहा होता है। तो बाकी वोल्टेज गया कहाँ? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं 1.5 खरीद के लाया तो मुझे तो 1.5 मिलना चाहिए था, तो मुझे 1.5 नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है, तो बाकी वोल्टेज आके जा कर रहा है। वास्तविकता में जब हम उसका सर्किट कंप्लीट करते हैं तो उसका जो सामान भरा हुआ है, जो ड्राई सेल के अंदर भरा हुआ है केमिकल, उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा होता है। और जो सेल के अंदर से जो रेसिस्टेंस पैदा होकर आता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और कुछ वोल्टेज को वो खुद खा जाता है, जिसकी वजह से 1.5 मिलना चाहिए था लेकिन 1.5 न मिलकर 1.5 से थोड़ा सा कम मिल रहा था। मैंने आपको कल निकाल कर भी बताया था कि मेरा जो वोल्टेज जो हमें मिलता है वो टोटल नेट ईएमएफ में से जितना ये खा जाता है उसके बराबर होता है। ये मैंने आपको कल भी फॉर्मूला बता दिया था, इस चीज़ के बारे में हम जान चुके थे। अगर आपको याद हो तो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि इसमें जो करंट होता है मेरा नेट ईएमएफ जो होता है अपॉन टोटल रेसिस्टेंस के बराबर। और मैं बोलूँ कितना करंट फ्लो होता है तो इतना करंट फ्लो होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये मेरे दो चीजें मैंने पढ़ी थी। तो मैंने बोला V बराबर ई माइनस आई आर। ये किस केस में? मैंने आपको पहले ही बोला था ये डिस्चार्जिंग का केस है। चार्जिंग का केस हम लास्ट में लेंगे। डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग मतलब समझते हैं ना, बैटरी जो होती है तो बैटरी कुछ खराब हो जाती है, कुछ अच्छी हो जाती है, ये सब बातें हैं ना। एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारी बुकों में सर प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। देखो यार, ये जो प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल्स वगैरह हैं, ये सब टॉपिक की डेफिनेशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बात जान लीजिए, प्राइमरी सेल वो सेल होती है जिसको प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल वह सेल होती है जिसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी जो एक बार आपने घड़ी में लगाई और खराब हो गई, आपने बोला ठीक है जी, जो एक बार में खराब हो गई उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और जिसको हम बार बार चार्जिंग कर सकते हैं, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स, उनको हम द्वितीय सेल कहकर चलते हैं। तो मेरी दो सेल्स ये होती हैं। इसके अलावा हो सकता है किसी किसी बुक में आप एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है आर, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं क्योंकि कुछ बुकों में इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध जो पैदा हुआ है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पर प्रतिरोध निर्भर करता है? तो पहली चीज ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है? आप अगर सेल के बारे में जानते हैं, जैसे मैं कोई सेल ले लूं, डेनियल सेल वगैरह ले लूं, और मैंने कहा इस सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है केमिकल, और इसके बीच में दो सेल पड़े होते हैं, दो इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, इनको एनोड और कैथोड बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको जरूर पढ़ लें। इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, डिस्टेंस से इस चीज पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी इन दोनों के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो डिस्टेंस बिटवीन यानी आर जो होता है वो डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में, चार्ज को यहां से आने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो यानी आर डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, यानी जितना ज्यादा दूरी उतना ज्यादा प्रतिरोध। पहली बात। दूसरी बात, इसका कितना भाग, इलेक्ट्रोड का कितना भाग इस लिक्विड के अंदर डूबा है, इलेक्ट्रोड का कितना भाग केमिकल के अंदर डूबा है, यानी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड submerged in water, submerged in chemical,
या लिक्विड लिख देते हैं कोई, तो लिक्विड के अंदर कितना केमिकल आपका डूबा हुआ है उस चीज पर भी निर्भर करता है। तो इस चीज में भी डिपेंड करता है कि कितना भाग डूबा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, जितना ज्यादा भाग डूबा हुआ होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा भाग डूबा उतना ज्यादा चार्जेस जा पाएंगे, यानी वॉल्यूम सबमर्ज्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाई चांस थ्योरी के लिए क्वेश्चन है, हमने बोला तीसरी बात। और किस चीज पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मतलब तापमान पर। तीसरा टेम्परेचर पर, तापमान पर। अगर इस सेल का टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान पर, कैसे, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता जाता है। इतनी हमने बातें जानी थी। आंतरिक प्रतिरोध कब निकल कर आता है, ये तब निकलता है जब हम आपके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ओपन सर्किट होता है तो उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इतनी बातें हमने जान रखी थी, और ये एक छोटी सी बात है जिसके बारे में भी मुझे आपको बताना था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। मिटा दूं, नेक्स्ट चीज, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं, यानी कैपेसिटर संधारित्रों को किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं, है ना, कैसे जोड़ते हैं। तो संधारित्रों को जोड़ने से, कैपेसिटर को जोड़ने से सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ऐसे। पैरेलल में जोड़ने पर C = C1 + C2। ऐसे ही रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पड़ा था, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों के संयोजन में अगर सीरीज में लगाते हैं तो R = R1 + R2, और अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे चलते जाते हैं। तो हमने दो चीजें जान ली थी। अब जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया, रेसिस्टेंस पढ़ लिया, तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम सेल है। तो आखिर हम ये भी तो जाने कि सेल्स को जोड़ेंगे, अगर सेलों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसका आंसर कैसे निकलेगा। क्या हम सेलों को भी जोड़ सकते हैं? आप बोले सर देखा नहीं है। देखा है आपने। अगर आपको पता हो कि हम जो टॉर्च यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर हम एक सेल डालते हैं, उसके ऊपर दूसरा सेल डाल देते हैं, उसके ऊपर तीसरा सेल डाल देते हैं। आप सोच के देखो, एक सेल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो? सीरीज में ही तो जोड़ रहे हो। हम अपनी रोजाना जिंदगी में सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम इनका जोड़ना देख सकते हैं। आप टॉर्च में देख लीजिएगा, या फिर आपने देखा हो जिसमें एक से ज्यादा सेल लगती है, वो हमेशा ऐसी ही लगती है, एक सेल उसके पीछे एक और सेल, उसके पीछे एक और। मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। या मेरे से ये कहा जाए कि भैया मैंने 2 सेल तो लगा दी, तीसरी सेल मैंने उल्टी लगा दी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे ये भी तो पता लगे कि अगर एक सेल उल्टी कर दी तो क्या फर्क आ जाएगा। इन सब चीजों की बात देखते हैं। तो इसी टॉपिक को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आप ये समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि हम जो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी को सीधा लगा दें, टेढ़ा लगा दें, क्या करें। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी सेलों का संयोजन। ये बायोलॉजी वाली सेल नहीं है, सेलों का संयोजन। ठीक है जी। तो फिर से 2 कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं। मैं दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ ही समझाऊंगा ताकि आप दोनों के बीच में रिलेट कर सकें। हमने कहा ठीक है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन निकल कर आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत चर्चित सा कॉम्बिनेशन है जिसको अभी तक पढ़ते आ रहे थे। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम, यानी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना। और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मतलब होता है समांतर क्रम वाला कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। अगर मैं सीरीज में सेल को जोड़ूं, सेल को कैसे सीरीज में जोड़ सकते हैं? आपने कहा ठीक है, देख लेते हैं। एक सेल ये रही, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, सेल है E1, इसके साथ मैंने एक और सेल लगा दी, आपने कहा R2। हमने कहा ठीक है, अगर आप सेल उल्टी लगा देंगे तो क्या काम करेगा, अभी देख लेते हैं कैसे काम नहीं करेगा।
काम करेगा या नहीं। हमने 2 सेल लगा दिया, मुझसे बोला कि बताओ इसका इक्विवेलेंट सेल कितना बनेगा, यानी ये एक सेल की तरह एक्ट करेगा। आपने बोला एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे 10 सेल लगा दी, तो वो 10 एक सेल की तरह एक्ट करेंगे। कैसे एक साथ जुड़कर काम करेंगे, तो इनका जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, इक्विवेलेंट का मतलब जानते हो, परिणामी वगैरह जो भी आप कहते हैं, तुल्य। इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा, ई इक्विवेलेंट निकल कर आता है E1 प्लस E2 के बराबर। आपने कहा ठीक है सर, मान लिया E1 प्लस E2 के बराबर, मतलब सेलों का EMF सीधे सीधे जुड़ता है। यानी अगर मैं 1.5 वोल्ट के आगे एक और 1.5 वोल्ट की सेल लगा दूं, EMF की सेल लगा दूं, तो हमारा नेट VMF कितना निकल रहा होगा, 3 वोल्ट आ रहा होगा। आता तो उससे कम है वोल्टेज, लेकिन फिर भी हम अगर EMF लेकर चलें तो EMF की बात करें तो 1.5 कितना होगा, 3 होगा। यानी हमारी जो बड़ी वाली टॉर्च होती है उसमें एक से ज़्यादा सेल इसलिए लगती हैं क्योंकि एक सेल सफिशिएंट नहीं होती है इतना वोल्टेज देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक सेल के पीछे एक सेल के पीछे जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से हम देख लेते हैं। तो आपने कहा ये, आपने इनको प्लस क्यों किया, इसलिए प्लस किया क्योंकि दोनों के अगर मैं मुंह की बात करूं तो प्लस माइनस, तो एक सीक्वेंस में है। तो जब सब करंट निकालेंगे तो आगे को करंट निकालेंगे सभी सेल, इसका करंट भी आगे को निकलेगा, ये तो सब एक ही क्रम। तो जब एक ही क्रम में है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस सेल को ऐसे बना दिया जाता, मैंने कहा ऐसे सेल बना दी गई, इस सेल को मैंने उल्टा कर दिया, जैसे टॉर्च के अंदर मैंने एक सेल उल्टी कर दी और मुझसे बोला सर ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है और R2 है। आपने बोला अब बताओ मेरी सेल कितना काम कर रही होगी। तो भैया अगर मैं सेल की बात करूं तो अब की बार जो E इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, अब की बार निकल कर आएगा E1 माइनस E2। बैटरी कौन सी उल्टी है, ये वाली, तो ये बैटरी उल्टी। आप कहीं से भी लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने E1 माइनस E2, इन दोनों के माइनस में EMF निकल कर आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो E1 माइनस E2 इस तरीके से लिख सकते। तो आप बस सेल देख लेना, कौन सी सेल माइनस हो रही है उसको उल्टी हो रही है, उसको उल्टी वाली को माइनस में लिख देना। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो ई इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। सेल देखो, सेलों का प्लस करो सीधा सीधा, जैसा बचपन से देखते आ रहे हैं। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस जैसे सीरीज में और पैरेलल में, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज और पैरेलल में जुड़ता था, वैसा ही कॉम्बिनेशन यहां भी यूज करना है। तो अगर मैं बोलूं कैसा होगा आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो निकलेगा R1 प्लस R2। इसमें तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं, इतना मैं 100% श्योर हूं। तो आपने इंटरनल रेसिस्टेंस इसमें बात करें तो भैया इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता। रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस थोड़ी ना माइनस होता है, रेसिस्टेंस में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो रेसिस्टेंस हमेशा और हमेशा प्लस होंगे, बैटरी कैसी भी लगी हो। प्रतिरोध हमेशा R1 प्लस R2 ही निकल कर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि 2 सेल अगर सीरीज में जुड़ी हैं तो आप उनके मुंह देख लीजिए कि दोनों के मुंह एक तरफ है, इसका मतलब E1 प्लस E2 है। एक का मुंह, दोनों के मुंह उल्टे हैं, उल्टे में खड़े हैं, तो आपने E1 माइनस E2 कर दिया। रेसिस्टेंस हमेशा प्लस होते हैं, यानी आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंसेस हमेशा और हमेशा प्लस किए जाते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान है, E1 प्लस E2 और R1 प्लस R2, सिंपल सी बात। तो इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई आपको? फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? मिटा दूं, चलो। हमने कहा ठीक है, ये तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद अब हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करा दूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। मिटा रहा हूं। हमने कहा ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन पर। हमने कहा लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने कहा एक बैटरी लगा दी, आपने कहा कितने की है, आपने कहा 5 वोल्ट का इसका EMF है। हमने कहा ठीक है। एक रेसिस्टेंस लगा दिया, कितना, 2 ओम का रेसिस्टेंस है। एक बैटरी लगा दी, हमने कहा ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, हमने बोला 3 ओम का इस बैटरी का रेसिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है, आपने बोला इसका वोल्टेज है, EMF है 2 वोल्ट। हमने कहा एक बैटरी और लगा दी, आपने कहा ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस, इसका EMF कितना है, आपने बोला इसका वोल्टेज 6 वोल्ट और इसका कितना है रेसिस्टेंस, आपने कहा 2 ओम। हमने कहा ठीक है। आपने कहा फाइंड, एक तो निकालना है EMF कितना आएगा इक्विवेलेंट, और एक निकालना है आपको R इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस भी इक्विवेलेंट कितना आएगा। बहुत आसान है, आप समझना। जितनी भी बैटरी एक साइड है, आप समझना 5 वोल्ट की बैटरी इस तरफ को करंट निकाल रही होगी, ये भी इस तरफ को, तो इन दोनों का मुंह तो एक तरफ है, बस यही तो एक उल्टा है।
और जो आदमी उल्टा है उसको हटा दो। हमने कहा ठीक है, 6 और 5 क्या है, एक सीरीज में है, तो आपने बोला 5 + 6, ये तो हो गया एक लाइन में, और इसके अपोजिट वाले को माइनस कर दो, यानी कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 9 वोल्ट, 9 वोल्ट निकल कर आया। बड़ी बैटरीज कौन सी हैं, ये वाली, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 9 5 और 6 11, यानी 11 वोल्ट वाले बड़ी है, तो जो बड़ी बैटरी होती है उस तरफ को साइन बना दिया जाता है। तो आपने बोला ठीक है, ये वाली बैटरी का साइन आएगा। आपने ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, वोल्टेज कितना निकला 9 वोल्ट। रेसिस्टेंस कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस तो हमेशा प्लस होता है, यानी आर इक्विवेलेंट की बात करें कितनी होगी, तो आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 2 + 3 + 2, तो प्लस 7 ओम, यानी इसका आंसर निकलेगा 7 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल कर आएगा 7 ओम और 9 वोल्ट, ये इसके आंसर्स होंगे। इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो एक और पे बात कर लेते हैं, इसी पे एक चीज और, सीरीज कॉम्बिनेशन पर। आप पॉज करके इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पे बोलते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे n रेसिस्टेंस होते हैं या n सेल होती है, n सेल का मतलब समझ रहे हो, लिमिट नहीं है, n सेल हो रही है, बहुत सेल हो रही है, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना निकलता। जैसे हमने रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लिखा था वैसे ही, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने एक सेल है, एक का रेसिस्टेंस, 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 एक सेल है, इसका रेसिस्टेंस, ऐसी कितनी है, आपने ऐसी है n सेल्स। आपने बोला ठीक है, E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, ऐसे n सेल्स सके हैं। आपने बताइए कि सेल का सम कितना होगा, तो आपने बोला ठीक है जी, अगर मैं ई इक्विवेलेंस निकालूं कि ई इक्विवेलेंट इन सीरीज ऑफ n सेल्स, एक बात समझना, E + E + E + E + E n टाइम्स, तो कितना होगा, n ही तो होगा। मेरी बात समझ में आ रहे हो, हमने कहा 1 + 1 n तक है, तो क्या होगा, सम n होगा। जैसे हमने बोला E + E + E, नहीं समझ में आ रहा, आपने बोला ठीक है, आपने E + E + E, ऐसे कितनी n सेल्स है, तो इन सब का जोड़ कितना होगा, n ही तो होगा, यानी n ही तो होगा, सिंपल सी बात है, n ही तो हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर E + E ऐसी n सेल्स है तो कितना हो जाएगा, सम n e हो जाएगा, सिंपल सा। तो अगर मुझे n सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, n ही निकलेगा। अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो प्रतिरोध कितने थे, R1 + R2 + R3 + R n तक, तो कितना होगा, NR जोड़ हो जाएगा सीधे सीधे, ये तो सिंपल से जोड़ है। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो n सेल का R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा NR। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इन दोनों को भी याद रखिएगा। अगर n सेल्स हैं तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन में निकलता है Ne और Nr, इसमें चकराने वाली कोई बात है नहीं है। इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके एक दो चीजों पे और बात कर लेते हैं, मिटा दूं, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। करंट निकालना होता, करंट कितना होगा, तो करंट भी आप लिख पाते। आपको पता है I बराबर होता है, अगर आपको याद लोगों तो मैंने लिखा था टोटल, यानी I बराबर लिखा था, फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था, I बराबर याद हो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी नेट ईएमएफ, नेट करंट बराबर नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो हमने बोला ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला तो एक ही है। नेट ईएमएफ कितना है, अब की बार NE है, अपॉन में कितना हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस कितना है NR, और इसके साथ अगर आउटपुट में भी कोई रेसिस्टेंस है तो ये हमेशा सीरीज में ही लगता है, ये भी हम जानते हैं। इस तरीके से हम टोटल करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट फिर भी इसके ऊपर भी टॉपिक मैं आपको क्लियर करता चलूँ, है ना। टॉपिक हमें कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो रैंकर की तरफ, तो हम जब पहले वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, पहला वीडियो कि भैया रैंक कैसे लाएं या टॉपर कैसे बने, तो टॉपर बनने का सीधा सा जरिया यही है कि कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, यानी समांतर क्रम के कॉम्बिनेशन पर, और देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए एक E1 बैटरी है, एक R1 रेसिस्टेंस है, ठीक है।
एक और E2 बैटरी है और ये R2 इंटरनल रेसिस्टेंस है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है मैंने किसमें, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। आपने कहा ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, और आपसे बोला कि बताइए अब इसका नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा मुझे ये बताना है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का ई इक्विवेलेंट लिखूं, इसमें था E1 प्लस C2 सिंपल सा सीरीज में, लेकिन इसका ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है E बराबर E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस, दो ही है ना अभी तो, अपॉन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये होता है इसका ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है। तो अगर मेरे को बैटरी दी गई है तो इसकी वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। तो आपने बोला ठीक है जी, इस तरीके से सर्किट को लिख पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट को इस प्रकार से लिखते हैं। आपने कहा चलो एक पैरेलल में एक सेल को उल्टा कर दूं। भैया देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था रेसिस्टेंसेस जो होते हैं उसमें माइनस नहीं होता है कभी भी। आपने कभी सीरीज पैरेलल लगाते वक्त R1 माइनस R2 लिखा है क्या? कभी होता ही नहीं है। तो आप अगर इसमें एक सेल को उल्टा भी कर दोगे तो E माइनस हो सकते हैं, EMF माइनस में हो सकता है, लेकिन R1 नीचे माइनस मत कर देना, ऊपर ही माइनस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सेल बना के दिखा दूं कि मान लीजिए एक सेल ऐसी दे रखी है और मुझे बोल दिया ये सेल उल्टी कर दी। आपने कहा ठीक है, आप मतलब बताइए अब इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है। अब बताइए इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आपने बोला बहुत बढ़िया, ई इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मुझे पता है पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड का फॉर्मूला होगा E1 अपॉन इसी का रेसिस्टेंस R1 प्लस E2 अपॉन इसी का रेसिस्टेंस E2 अपॉन R2 अपॉन में इसका अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये मेरा हो गया इसका। लेकिन E2 क्या है, उल्टा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नीचे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि रेसिस्टेंसेस माइनस में नहीं होते। इस तरीके से हम बैटरी देखकर कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा सर्किट बनेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बता दूं। चलो, एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, एक सेल बना लेते हैं अपनी मर्जी से। आप भी अपनी मर्जी से कोई सेल बना सकते हैं। हमने कहा ठीक है, एक सेल बना दी, एक सेल ले ली इसके उल्टे, एक सेल ले ली इसके उल्टे, इन तीनों सेलों को कनेक्ट कर दिया। आपने कहा ये ले लेते हैं 5 वोल्ट, ये ले लेते हैं 3 वोल्ट, नहीं ये 5 वोल्ट मतलब, इसको लो 8 वोल्ट, ये लो 6 वोल्ट, ये लो 3 वोल्ट, ये लो 2 ओम, ये लो 4 ओम, ये लो 2 ओम। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड ई इक्विवेलेंट, और मुझे सर्किट डायग्राम भी बनाना है। तो आपने कहा ठीक है, फाइंड ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। हमें दोनों वैल्यू निकालनी है कि कितनी कितनी निकल कर आएंगी। आपने कहा बहुत आसान है सर, ई इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे पता है सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, मुझे पता है E1 अपॉन R1, इसकी बैटरी इसका ये, तो हम दोबारा प्लस। अब ये देखें, ये वाली बैटरी का मुंह तो इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, लेकिन ये क्या है, माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है। तो ये दोनों बैटरीज तो एक जैसी हैं, लेकिन ये क्या है, माइनस में, उल्टी बैटरी है। उल्टी बैटरी को हमें माइनस करना होता है, बाकी को प्लस करना होता है। तो आपने ठीक है, E1 प्लस R1 माइनस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। चाहे तो सॉल्व करने के लिए इसको सिंपल बना देते हैं, 2 2 और 2 ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी बन जाए।
हमने कहा ठीक है, इसकी वेव वैल्यू निकल कर आई, इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। इसका ई इक्विवेलेंट बनकर आएगा E1/R1, E1 कितना है 8/2 प्लस माइनस E2 ये यानी 3/2, 3/2 E2/R2 प्लस में ये हो जाएगा 6/2, अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इस तरीके से निकला। अगर इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लूं तो ये क्वेश्चन बनकर आएगा मेरा ई इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 8/2। इन सब में से आप 2 कॉमन ले लो ऊपर की साइड से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 - 3 + 6। तो इसकी बात करूं तो 8 और 6 14, 14 में से ये तो 11/2, ऊपर बचा 11/2। और नीचे की साइड अगर बात करूं तो 1/2 प्लस 1/2 1/2, तीनों प्लस किया तो 3/2, तो नीचे बचा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 11/3 वोल्ट। इतना इसका आंसर निकल कर आया। ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत हो। अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की। हमने कहा ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, आर इक्विवेलेंट तो हमने कहा था रेसिस्टेंस तो सीधे सीरीज और पैरेलल वाला हिसाब किताब होता है। तो आपने ठीक है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। और अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकाल दूंगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 3/2 यानी 2/3। इसका आंसर होगा 2/3। तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। रेसिस्टेंस तो सीरीज और पैरेलल जैसे जुड़ते थे वैसे ही जुड़ते आएंगे। बस सेल में आपको ध्यान रखना है कि सेल में यहाँ पर सीरीज में E1 प्लस E2 होता था, जबकि यहाँ पर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 निकल कर आता है। इस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 तरह की चीजें होती हैं। इनको धीरे धीरे अपनी कॉपी में 1-2 बार लिख कर अच्छे से रिवाइज करिए और इन पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जिसमें दोनों चीजें हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन बोला गया, मान लेते हैं एक सीरीज और पैरेलल कर रहे हैं। एक देख लेते हैं, आपने एक बैटरी लगा दी, हमने कहा ये कितने की है, आपने बोला 10 वोल्ट की बैटरी है। हमने कहा ठीक है, एक बैटरी ये लगा दी, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस लगा देते हैं 2 ओम। हमने कहा ठीक है, इसके बाद ये लग गया, इसके बाद इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये मेरा इंटरनल रेसिस्टेंस लग गया। इसको लिख देते हैं, एक बैटरी को उल्टा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 5 वोल्ट, इसको लिख देते हैं 2 वोल्ट, इसको लिख देते हैं 2 ओम, इसको लिख देते हैं 2 ओम। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड, चलो आप पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी से आंसर निकालिए। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, दोनों की इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और इसका सर्किट भी बनाना है। कैसे डायग्राम होगा, बोर्ड में जैसे सवाल आता था कि भाई इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बनाकर बताओ। मैंने कहा था ये बैटरी उल्टी नहीं बनाई कि मैंने, बैटरी उल्टी कर दो भाई, गलत ना कर दे। चलो हमने कहा चलो सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होता था वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले ये जो 2 सर्किट हमें पैरेलल में दिख रहे हैं, पहले इसको खत्म कर देता हूं, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो पहले इन दोनों को खत्म करता हूं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं तो इस सर्किट का क्या निकलेगा, इस सर्किट का क्या बनकर आएगा। इस सर्किट को थोड़ा छोटा बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर की साइड
जो बैटरी है ये दोनों खत्म होकर एक ही बैटरी बन जाएगी। और कौन सी बैटरी बड़ी है, 5 वोल्ट वाली बड़ी है या 2 वोल्ट वाली बड़ी है, तो आप बोलेंगे 5 वोल्ट बड़ा है। 5 वोल्ट बड़ा है मतलब इस तरफ को बैटरी बनेगी यानी इस तरफ को। दोबारा देख लो कैसे बना। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी बड़ी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी छोटी है, तो जो कम ताकतवर है वो उसको हरा देगा और इसको बाहर फेंक देगा। अकेला बचेगा कौन सा, 5 वोल्ट। तो साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला वोल्टेज है, तो हमने बोला इसका वोल्टेज का साइन आ जाएगा 5 वोल्ट का। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, यही सर्किट कंप्लीट होगा। ये जो पैरेलल है, पैरेलल का एक ही सर्किट बन जाएगा, इसका एक ही सर्किट बन जाएगा। ये कितना था 10 वोल्ट, ये कितना था 2 ओम, ये कितना था 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट था, ये था 2 वोल्ट, है ना। अब मुझे सर्किट का ई इक्विवेलेंट निकालना है कि कितना होगा। अगर मुझे ई इक्विवेलेंट निकालना है कितना होगा, तो मुझे पता है यह है E1/R1 माइनस E2/R2, क्योंकि दूसरी बैटरी क्या है, उल्टी है। अपॉन में क्या होगा, R1 प्लस 1/R2, इक्विवेलेंट इतना निकलेगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो इसका ई इक्विवेलेंट निकल कर आएगा E1/R1 यानी 5/2 माइनस ये कितना होगा 2/2 अपॉन 1/R1 यानी 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, अगर आपको दिख रहा है 5/2, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 यानी 3/2 निकल कर आएगा इसका आंसर। नीचे तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 3/2 निकल कर आई, 3/2 वोल्ट। अब इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, आर और आर कितना होगा। तो पैरेलल में अगर दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो मुझे पता है पैरेलल में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलती है R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2, जैसे हम सीरीज सॉल्व करते आए। इसका निकल कर आएगा 2 और 2 का आंसर कितना निकलेगा 1। मुझे पता है पैरेलल में वैल्यू कितनी हो जाती है, आधी, तो इसकी वैल्यू 1 निकली। हमने कहा ठीक है 1 ओम, ये निकल कर आया। इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो ई निकल कर आएगा 3/2 वोल्ट और ये निकल कर आया मेरा 1 ओम। ये सर्किट कंप्लीट। अब इस सर्किट की बात करें तो अब ये दोनों किसमें चले गए हैं, सीरीज में। अगर ये सीरीज में चले गए हैं तो इस सर्किट को और सॉल्व कर लेते हैं। ये शॉर्ट कैसे होगा, एक सर्किट में मुझे पता है बैटरी कौन सी बड़ी है, यही है, तो अपना इसी का साइन आएगा यानी ये आएगा साइन। अब मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, तो ये अब जब दोनों बैटरी एक ही डायरेक्शन में हो गई है तो वोल्टेज तो सीधे सीधे प्लस होगा और ई इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा प्लस, सीरीज में तो सीधे सीधे प्लस है यानी 10 प्लस 3/2, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 23/2 वोल्ट, ठीक है ना। और अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसमें आर भी सीधे सीधे प्लस होता है यानी 2 + 1 यानी 3 ओम, तो ये निकल कर आया। तो इसका आंसर निकल कर जाएगा 23/2 वोल्ट और ये निकल कर आ जाएगा आपका 3 ओम। इस तरीके से ये सर्किट, ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम है और ये मेरे आंसर्स हैं। इस तरीके से सर्किट को सॉल्व किया जाए। तो बैटरीज चाहे तो आप कितनी भी लगा लें, आपकी मर्जी है, जितनी भी चाहें उस तरीके से सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नोट डाउन कर लें इस चीज को, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे पास सीरीज और पैरेलल दो सर्किट बनकर आ गए। अब हम बात करते हैं एक एन कैपेसिटर की, एन सेल्स की। देखते हैं जरा क्या। तो एक नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एन सेल्स सीरीज में लगी हुई हैं। ये सिर्फ लिखने का उद्देश्य सिर्फ आपको लिखवाना है, इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, ठीक है। इसकी वैल्यू है E1, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू है E2, इसकी वैल्यू है R2, ताकि आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ऐसे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। E3 + R3, ऐसी मेरे पास कितनी सेल है, तो ऐसी सेल मान लेता हूं मेरे पास है n सेल्स। कितनी है, n सेल्स। ये है मेरे पास n सेल्स। हमने कहा ठीक है, ऐसी n सेल्स कितनी है मेरे पास,
ऐसी है मेरी m, इधर एक और सर्किट बना देता हूं नीचे, ऐसी R1, R2, R3, मेरी बात समझना, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो n सेल कनेक्टेड है, और ऐसे में कितनी कनेक्टेड है, m सेल्स है। मतलब पैरेलल में m सेल्स है और सीरीज में n सेल्स है। तो सीरीज वाली कितनी है, n सेल्स है, और पैरेलल में कितनी रोज है आपकी, तो आपने बोला पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में कितनी है, m है, m रोज है। हमने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए इसकी सीरीज और पैरेलल के क्या इनकी वैल्यूज निकल कर आएगी। देखो सीरीज और पैरेलल की इसकी वैल्यूज क्या निकल कर आएगी, ये मेरी चीज निकल कर आ रही है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें कुछ फॉर्मूलेज लिख लीजिए कि किस प्रकार से इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट जो निकल कर आया, इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू होती है, देखो मैं आपको बताऊं ये कैसे निकली, मैं आपको सही बताऊं। हमें पता है E प्लस ई ऐसी n सेल, तो इनका आंसर n ही निकलेगा। अगर ऐसी m सेल भी कर दी भी जाए तो उसका भी आंसर कितना होगा, n सेल के बराबर ही होगा, तो इसका आंसर भी n ही निकल कर आएगा। यानी इक्विवेलेंट की बात की जाए तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो n ही। इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, n सेल की मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, n ही हुआ। इक्विवेलेंट, अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं इसमें कितना निकलेगा, तो इसमें R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करूं तो सीरीज में हो गया NR, सीरीज में हो गया NR, और उसमें हो गया आपका NR, और ये हो गया आपका R अपॉन N, तो ये हो गया NR, ये हो गया R अपॉन N, ठीक है, ये R अपॉन N। तो अगर मैं बात करूं रेसिस्टेंस की, तो R की बात करूं तो सीरीज में इन सबका आंसर निकल कर आएगा, NR के बराबर था स्मॉल r, और पैरेलल में इसका आंसर निकल कर आ रहा था, पैरेलल में इसका आंसर निकलेगा क्योंकि n कैपेसिटर n सेल्स लगी हुई हैं, तो इसका हो जाएगा n बाय r, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी r बाय n, सॉरी उल्टा होगा तो ये हो जाएगा r बाय n, ठीक है। तो अगर इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकल कर आएगी m अपॉन NR। आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट निकल कर आता है NE के बराबर, ऐसी m सेल निकल कर आ जाएंगे तो m अपॉन NR निकल कर आएगा। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है इसमें m और n ना देकर मुझसे ये बोल दिया कि भाई ऐसे में 3 सेल कनेक्टेड है, ऐसे में 5 सेल कनेक्टेड है, तो सॉल्व करके बताओ, तो m की जगह 5 कर देना, n की जगह 3 कर देना। वैसे ही डायरेक्ट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं i की बात करूँ, i कितना निकल कर आएगा, तो आप i को भी निकाल सकते हैं। i की वैल्यू निकल कर आएगी NE अपॉन कैपिटल R प्लस m अपॉन NR। ये वैल्यू निकल कर आती है आपकी करंट की। तो करंट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इतनी निकल कर आएगी, इसको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि भैया करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को आप लिख दीजिएगा NE अपॉन 2R, NE अपॉन 2R, इसको NE अपॉन 2R लिख दीजिएगा, या फिर आप इसकी I मैक्सिमम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि I मैक्सिमम अगर मैं इंटरनल रेसिस्टेंस के फॉर्म में लिखूं तो इसकी वैल्यू को लिख सकता हूं ME अपॉन स्मॉल में 2R हो जाएगा। ये भी फॉर्मूलेज हैं जो आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से हमारे सेल में मिक्स्ड ग्रुपिंग नाम की भी एक चीज बनती है। तो इन सब फॉर्मूलेज को भी आप याद रख सकते हैं। इतना जो टॉपिक्स थे ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे सेल के कंसेप्ट में। तो सीरीज में अगर सेल कनेक्ट होगी, ये तो टॉपिक ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए है, परंतु आप जो सीरीज और पैरेलल के कंसेप्ट है वो मत भूलिएगा कि सीरीज में हम सेल्स को कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में सेल को कैसे जोड़ते हैं। और रेसिस्टेंस तो जैसे अभी तक ऐड होते आए हैं वैसे ही ऐड होते हैं। इस तरीके से हमारा ये सेल का टॉपिक था। इस क्वेश्चन को, सेल के टॉपिक को भी आप क्वेश्चंस में करिएगा, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। इन सभी फॉर्मूलेस को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं।
एक सेकंड दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। यानी किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ, वास्तविकता में किरचॉफ लॉ क्यों दिए गए हैं? जब हम करंट और वोल्टेज अभी तक निकाल के आए हैं, वो करंट और वोल्टेज निकालना हमें फॉर्मूलेस तो पता है, लेकिन जब सर्किट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, ऐसे में किरचॉफ एक ऐसा चीज़ है जो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। ऐसा नहीं होता कि आपके एग्जाम की बात करूं तो आप किरचॉफ लॉ बिना लगाए भी कई सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नो डाउट, परंतु किरचॉफ कई कई क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व भी करता है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि किरचॉफ से कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और बिना उसके भी कैसे सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन में करके भी आपको बताऊंगा। परंतु किरचॉफ के बारे में समझ लेते हैं कि किरचॉफ ने आपसे कितने लॉ दिए हैं। किरचॉफ के बारे में बात करें तो दो लॉ दिए गए हैं। दो लॉ मतलब इसके दो लॉ हैं, दो नियम है। पहले लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को KCL के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसको फर्स्ट लॉ या KCL कह देता हूं, इसको और भी नाम से नोड लॉ वगैरह भी नाम से आ सकता है। आपने, ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो कंपटीशन है। तो आपने सेकंड लॉ के बारे में बात करें तो सेकंड लॉ को एक और नाम से जान सकते हैं, इसको हम KVL भी कहते हैं, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, या फिर इसको लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे भी लूप लॉ से भी जानते हैं। तो ये दो तरह के लॉ हैं जिसके बारे में बात है, नहीं है ना। पहला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि ये दोनों किसके कंजर्वेशन पर आधारित है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि किरचॉफ के दोनों नियम किसके कंजर्वेशन, किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, कौन सा इसमें प्रिंसिपल लग रहा है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में जो प्रिंसिपल लगता है, जिस पर सिद्धांत पर आधारित होता है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के संरक्षण के नियम का पालन होता है। आवेशों के संरक्षण के नियम का पालन होता है, यानी ये क्या कहता है, ये कहता है कि एट एनी, किसी भी, एक सेकंड दीजिएगा, एट एनी जंक्शन, कोई भी जहां पर जंक्शन बन रहा हो, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट, जितना भी आने वाला करंट होगा, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज, वह हमेशा ऑलवेज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट, यानी जाने वाले करंट के बराबर होगा, यानी आउट गोइंग करंट के बराबर होगा। यानी किसी भी जंक्शन पर अगर बात की जाए तो जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट हमेशा जा रहा होगा, ये सीधी सी बात है, यानी एक्स्ट्रा करंट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई चीज दी गई और मुझसे बोला गया इस तरीके से है, मतलब यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट जा रहा है। मैंने बोला यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर जा रहा है, यहां से 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से x एम्पियर जा रहा है। तो आपने बोला x की वैल्यू बताइए, तो इस जंक्शन पर इनकमिंग जो होगा वो हमेशा आउट गोइंग के बराबर होगा, यानी आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। ठीक है, इनकमिंग कितना है, तो 2 और 2 और 3, तो आपने बोला 7 एम्पियर किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो आंसर कितना निकल कर आया, 7 एम्पियर, यानी जाने वाला करंट कितना होगा, 7 एम्पियर है। ये किसी जंक्शन पर लगता है और इनकमिंग करंट हमेशा और हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के संरक्षण के नियम को हम लिखते हैं। हो गया। अगली बात, ये होता है मेरे से किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अगली बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ किसके प्रिंसिपल पर आधारित है, तो अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल की,
तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। आप बोले सर इसमें एनर्जी कहां से आ गई? एनर्जी के लिए हमने एक चीज लिखी थी जिसका नाम था पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट। तो मतलब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य यानी वर्क डन। और वर्क किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर। तो वास्तविकता में पोटेंशियल ही किस तरह की एनर्जी का फॉर्म है, यानी यहां पर पोटेंशियल का कंजर्वेशन यूज होना है। और पोटेंशियल का कंजर्वेशन यूज हो रहा है यानी सिग्मा वी जो होगा, टोटल सम जो होगा, वो या तो जितना भी सर्किट में ड्रॉप हुआ है उसके बराबर होगा, जितना भी ड्रॉप हुआ है सर्किट में उसके बराबर होगा। तो सर्किट में होने वाले ड्रॉप के बराबर होगा, यानी सिग्मा वी किसके बराबर होगा? सिग्मा आई आर के बराबर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, सिग्मा वी किसके बराबर होगा? सिग्मा आई आर के बराबर होगा। हो गया। सिग्मा वी किसके बराबर होगा? सिग्मा आई आर के। तो ये सिग्मा आई आर क्या है? ये ड्रॉप, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है पूरे सर्किट में उसके बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? जितना टोटल वोल्टेज सप्लाई किया गया है। तो जितना वोल्टेज सप्लाई किया है वही तो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो वोल्टेज सप्लाइड, तो टोटल सप्लाइड किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। जितना देंगे उतना ही तो ले पाओगे, एक्स्ट्रा कैसे ले लोगे भाई? अगर मैंने 5 वोल्ट दिया है तो 5 ही वोल्ट तो खा पाओगे। तो इसका मतलब है जितना भी ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज गिवन या प्रोवाइडेड के बराबर होगा। लगाते कैसे हैं देख लेते हैं। देखिए, लगाने के लिए, इस नियम को लगाने के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस पे मत जाइएगा कि मैं किस लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे मास्टर ने ये बताया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे नियम हो सकते हैं, आप ऐसा कोई नियम का इस्तेमाल कर ले जो सबसे इजी हो, बस इतनी सी बात है। चलो एक सर्किट बना लेते हैं और सर्किट का ये मान लेते हैं सर्किट है। हमने कहा ठीक है, एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं, एक और सर्किट मान लेते हैं E2, इसमें भी रेसिस्टेंस मान लेते हैं, एक और सर्किट मान लेते हैं, इसमें सिर्फ R3 मान लेते हैं। सबसे इजी सर्किट से बात करते हैं, फिर हम अलग अलग सर्किट पर चले जाएंगे। R2 है, ये R3 है, ये E1 बैटरी है, ये E2 बैटरी है। सबसे पहला काम होता है करंट को ड्रॉ करना, कि करंट कहां से निकलेगा और करंट कहां को जाएगा। करंट कहां से निकलेगा और करंट कहां को जाएगा। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी है, ये बैटरी उल्टी भी हो सकती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा ठीक है, अगर ये बैटरी है मतलब एक करंट तो यहां से निकलेगा। कितना करंट निकलेगा? I1। यहां से कितना करंट निकलेगा? आपने कहा I2। ये दोनों करंट यहां पर आकर मिलेंगे और मुझे पता है इनकमिंग किसके बराबर होती है? आउटगोइंग के। तो यहां कितना बचेगा? I1 प्लस I2 आएगा। यहां पर कितना आएगा? I1 प्लस I2 जाएगा। यहां पर कितना आएगा? यहां पर I1 प्लस I2 जा रहा है, I1 प्लस I2। अब जिस बैटरी ने जितना वोल्टेज दिया है, जितना करंट दिया है, जितना करंट दिया है उतने ही करंट को क्या मिला लेगी? वापस बुला लेगी। तो अगर I1 प्लस I2 था तो ये अपने I1 को वापस बुला लेगी और ये अपने I2 को वापस बुला लेगी, और इस तरीके से I1 करंट इस तरीके से चला जाएगा। पहला काम होता है करंट को ड्रॉ करना। करंट को ड्रॉ करना इतना होता है। अब दूसरा काम यह होता है कि आप अपनी मर्जी से ले लो कि भैया आप कौन से रास्ते से जाओगे। रास्ते दो हैं, या तो आप घड़ी की दिशा में चलो यानी क्लॉकवाइज चलो, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलो। दोनों में से एक जगह जाना है। मान लीजिए कि मैं सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, बट एक बात का ध्यान रखना, अगर आप एक बार एंटी क्लॉकवाइज चले गए, अगर आप एक बार एंटी क्लॉकवाइज चले गए, अगर आप एक बार एंटी क्लॉकवाइज चले गए तो आपको दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? ऐसा नहीं कि आप एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मत करिएगा। तो अगर आप एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे लूप में भी एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हर एक में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना। अब हमारे पास, अब देखो लूप की बात आती है। लूप कोई डिसाइडेड नहीं है। लूप मतलब जहां से चले थे वहां पहुंच जाओ, उसी को लूप कहते हैं। मान लो मैं फर्स्ट लूप इसको मान लूं, इस सेकेंड लूप इसको मान लूं, और मैं इन दोनों में जा रहा हूं। तो मैंने कहा इन लूप फर्स्ट, तो मुझे इन लूप फर्स्ट, तो फर्स्ट लूप पे जा रहे हैं। इनको चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। हमने कहा ठीक है इन लूप फर्स्ट, या फिर A B जाऊंगा, C जाऊंगा, फिर D जाऊंगा, फिर कहां जाऊंगा? A आ जाऊंगा।
समझ में आ रहा है? तो मैं यहां से चलूंगा, जैसे ए से चलूंगा, यहां से चलूंगा, तो मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे आ जाऊंगा दोबारा से। अब डायरेक्शन किस में लिखेंगे? करंट की डायरेक्शन होती है। तो जो धारा आपकी आपकी दिशा के साथ चलेगी, साथ चलेगी, वो धनात्मक, पॉजिटिव, और जो विपरीत जाएगी वो ऋणात्मक जाए, वो ऋणात्मक होगी। मतलब बताता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पर देखते हो कि करंट आपके साथ चल रहा है, आपकी दिशा में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप उस करंट को प्लस लेना। बस आपको करंट पे ध्यान देना, अगर करंट आपके अपोजिट जा रहा है तो उसको अपोजिट लिख देना, बस इतनी सी बात है। हमने कहा ठीक है। अब देखना, हमें पता है सिग्मा आई आर किसके बराबर होता है? सिग्मा वी के बराबर होता है, ठीक है, या सिग्मा वी एक ही बात है, सिग्मा आई आर। अब मुझे ये देखना है कि रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है जिसमें करंट जा रहा है, कितना, जिस रेसिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है। अब मैं यहां से चला तो मुझे करंट नहीं मिला, जैसे मैं यहां से चला मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे इसके अंदर मिल गया कितना, इस रेसिस्टेंस में करंट मिल गया कितना, R2 में करंट मिला है मुझे I2। मेरी बात समझ रहे हो? R2 में करंट कितना, I2। तो आपने ला I2 इंटू R2, आपने कहा ठीक है, I2 इंटू R2, हमने कहा ठीक है। अब मेरी बात समझना, आप जा रहे हैं कैसे, ऐसे, ये आपकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, आप ऐसे चल रहे हो। करंट इसमें कैसे है, रेसिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। तो करंट आपके अपोजिट है, देखो आप ऐसे जा रहे हो, करंट आपके अपोजिट है। हमें पता है जब करंट अपोजिट होगा तो क्या होगा, आपके खिलाफ जो चीज जाएगी उसको नेगेटिव लिख देंगे। अब हम इस तरफ गए और इस तरफ से वापस लौटे, और जैसे ही इसमें आए तो हमने देखा R1 में करंट हमारी डायरेक्शन में है, तो आपने लगा करंट हमारी डायरेक्शन है, मतलब I1 और R1 हो गया बराबर। अब यहां तक पहुंच गए, अब तो हमारे रेसिस्टेंस खत्म हो गए, तो हम बोला आई आर खत्म हो गया। अब बैटरी की बात करें तो ये बैटरी आपकी डायरेक्शन में करंट निकाल रही है, आपकी दिशा में। मैंने आपको कहा था जो आपकी डायरेक्शन में करंट निकालेगी, जो आपकी दिशा में चल रही होगी वो प्लस, तो इवन क्या होगा, प्लस में आएगा। आप नीचे गए, नीचे वाली बैटरी करंट कैसे निकाल रही है, आपके अपोजिट यानी E1 - E2, इस तरीके से लिख देंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E1 - E2, थोड़ा अच्छा बना देता हूं इसको, I1 R1 - I2 R2। इस तरीके से हम इस चीज को लिख देंगे, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ जाएगी। यही मेरे किरचॉफ लॉ को लिखने का तरीका है, बस आसान सा, ठीक है। तो बस आपको करंट देखना है, आपके साथ है तो प्लस, आपके अपोजिट तो माइनस। मैंने कहा इसको भी लिख कर देख लेते हैं, यहां से इसको लिखते हैं। अगर मैं यहां से चला तो मेरी बात समझना, यहां से चला तो इन लूप, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड लूप की बात करें तो ये ई, इसको एफ लिख देता हूं, तो ये होगा मेरा CBEFC। तो आपने कहा यहां से जाकर यहां लौट कर आ जाऊंगा। आपने कहा पहले आप जा रहे हैं ऐसे, तो आप समझ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं आप, ठीक है। करंट आपकी डायरेक्शन में ऐसे में ही है करंट, तो आपने ठीक है, ये कितना होगा, I2 इंटू R2, कितने में होगा, प्लस में होगा। अब आप नीचे गए, आपको ये रेसिस्टेंस मिला, आप भी चल रहे हो ऐसे ही और करंट भी जा रहा है ऐसे ही, तो आपने ये प्लस में होगा, यानी प्लस I1 + I2 इंटू R3 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में वोल्टेज, वोल्टेज कितना आपकी डायरेक्शन में है बैटरी, यानी क्या हो जाएगा E2। ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। बस यही लिखने का तरीका है, इसी को हम किरचॉफ लॉ कहकर चलते हैं। इसको आप पॉज करके दोबारा से एक और बार देख लीजिएगा, है ना। जो चीज़ आपके साथ चलेगी करंट तो आप प्लस लिख देंगे, जो आपकी चीज़ अपोजिट होगी उसे माइनस लिख देंगे। इस तरीके से हम किरचॉफ का सेकंड लॉ को भी लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। हम्म, हम्म, 15। चलो मेरी बात समझना, एक चीज और,
क्वेश्चन। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मैंने कहा लेट अस सपोज एक बैटरी लगा दी है, एक रेसिस्टेंस लगा दिया है, एक रेसिस्टेंस यहां पर लगा दिया है, एक रेसिस्टेंस यहां पर लगा दिया है, इसको जोड़ दिया है मैंने 12 वोल्ट से। ये है मेरा 2, ये है मेरा 4, ये है मेरा 3, ये है मेरा 6, ये है मेरा 10। ये सब ओम में है। पूछा है टोटल करंट I कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। आपने बोला फाइंड I1, I2 एंड I। आपको ये तीनों बताने हैं कि I1, I2 और I क्या रहे होंगे। पहली बात, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इस सर्किट में ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो ये बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि P बाय Q की वैल्यू R बाय S के बराबर है, और अगर P बाय Q यानी ये वाली वैल्यू अपॉन ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है यानी 2/4 या 3/6 यानी 1/2 या 1/2, तो हमने कहा ठीक है बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच वाले सर्किट को लगाना या फिर ना लगाना एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, मिटा दिया। अब I1 जो करंट जा रहा है वही करंट किस में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इसमें भी जाने वाला करंट कितना है, I1 है। इसमें जाने वाला करंट जो है उसमें करंट कितना है, I2 ही है। और ये दोनों के कंबाइन होकर क्या जा रहा है, I जा रहा है। यही सर्किट डायग्राम है। अब अगर मैं इसे किरचॉफ लॉ से करूं तो किस प्रकार से कर सकता हूं। किरचॉफ लॉ से बात करूं, एक सेकंड देना। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बस अभी कॉल करो। हाँ हेलो, चलो। तो हमने बोला बैलेंस्ड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है यानी इस सर्किट को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि अब मुझे किरचॉफ लॉ लगाना है। किरचॉफ लॉ से कर रहा हूं, ठीक है। लूप लेना पड़ेगा। चलो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लूप लूं, इस तरीके से लूप लूं कि उसके अंदर अगर I1 आ रहा है तो मैं कोशिश करूं कम से कम I1 आए, या फिर ऐसा हो सके कि अगर I1 आ रहा है तो सिर्फ I1 आए, ऐसा भी करूं तो मेरा क्वेश्चन सबसे इजी हो जाएगा। जितने कम अननोन होंगे उतना अच्छा होगा। अगर मैं सोच के देखूं, अगर मैं इस सर्किट को A B C D E F G H, अगर मैं इस सर्किट को इस लूप में ले लूं A B C D F G A, मेरे सर्किट को देखना। अभी मैं कौन सा सर्किट ले रहा हूं, मैं बाहर वाले में जा रहा हूं। देखना ध्यान से, इसकी ये क्वेश्चन जो होते हैं किरचॉफ लॉ के, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बाहर से होकर जा रहा हूं, आप सोच के देखो मुझे तो वही लौटना है, तो मैं बाहर वाले सर्किट से ऐसे गया, ऐसे गया, और मैंने नीचे वाले लूप को नहीं लिया, मैंने ऊपर वाले लूप को ले लिया। ऊपर वाले लूप को ले लिया, इसका मतलब मैं ऊपर वाले सर्किट से होकर जा रहा हूँ। नीचे वाले को मैंने छुपा दिया, नीचे वाले को नहीं ले रहा हूँ। तो जरा नीचे वाले को नहीं ले रहा हूँ तो मैं किरचॉफ लॉ ऊपर से लिख कर देखता हूँ। मैं चल भी कैसे रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कैसे? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर वाले सर्किट में लगाऊं तो देखना इस रेसिस्टेंस में करंट कितना है, I1 है, लेकिन क्या है, आपकी डायरेक्शन में है। आपकी डायरेक्शन में मतलब कितना होगा, 2I1। यहां से जाएंगे, ये भी करंट आपकी डायरेक्शन में है, प्लस में कितना होगा, 3I1 बराबर बैटरी कितना है, 12 वोल्ट। यहां से अगर I1 निकालूंगा तो कितना होगा, I1 निकल कर आएगा, ये निकलेगा 12/5 एम्पियर। तो ये आपकी बैटरी निकल कर आया, करंट निकल कर आया। ठीक है। अगर मैं अब की बार दूसरे बार I2 निकालने के लिए मैं सोचूंगा सिर्फ और सिर्फ I2 आ जाए कैसे करके, तो अगर मैं सर्किट ले लूं A B
H E F G A। अब की बार मैं क्या जा रहा हूं, अब ऊपर वाला ढक लीजिए, अब मैं नीचे से होके जा रहा हूं, मतलब ऐसे में जा रहा हूं, ऐसे में जा रहा हूं नीचे की साइड से। अगर मैं नीचे की साइड से जा रहा हूं तो सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, देखना, मैं लिखूंगा 4i2 प्लस में कितना होगा 6i2 बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट सॉल्व करूंगा तो i2 बराबर निकल कर आएगा 12/10 ओम। 12/10 को और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकल कर आ जाएगा 6/5 एम्पियर। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, शॉर्ट आउट। किरचॉफ लॉ से इस क्वेश्चन को इस तरीके से शॉर्ट करके बना दिया जाएगा। टोटल करंट कितना होगा, तो इस जंक्शन पर मैं बोल सकता हूं एट जंक्शन सी, मुझे पता है आई किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। आने वाला करंट निकालना है, दोनों करंट पता लग गए हैं कितना, 6/5 प्लस 12/5, ये हो जाएगा 18/5 एम्पियर। ये मेरा आंसर। इस तरीके से सर्किट का सॉल्व होगा। तो ये किरचॉफ लॉ से इस प्रकार से शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉ से करना इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। छाप लीजिए। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, बिठा दूं। इस सर्किट को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं ताकि सर्किट थोड़ा इजी हो जाए। बस ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये ऐसे टेढ़ा ना बनाकर मैं सीधा कर दूं ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हमने कहा ये कितना है, 4 ओम है, ये 6 ओम है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। ये रही मेरी बैटरी। बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की है। आई निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है। ये क्वेश्चन है। टोटल करंट आई कितना निकलेगा, आई इक्वल टू होगा V/R इक्विवेलेंट, है ना, कराया था ना ये चीजें। अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 2 3 5 6 और 4 10, 2 3 5 6 और 4 10, 5 और 10, 5 और 10 का पैरेलल में अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये निकलेगा 50/15, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3, 10/3 निकल कर आ गया, 5 10 35 बटा, ठीक है, 10/3। तो R इक्विवेलेंट निकल कर आ गया 10/3। इसको इसमें पुट कर देते हैं। V कितना है, 12, 12/10/3, ये हो जाएगा बात 36, 36/10, जिसको हम लिख सकते हैं 18/5 एम्पियर। तो मेरा टोटल करंट निकल कर आ गया 18/5 एम्पियर, जिसको निकालना बहुत आसान है। टोटल करंट आई निकालना है तो टोटल आर आ जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं ऊपर वाले I1 करंट की और नीचे वाले R2 करंट की। ठीक है, अब अगर I1 आ गया तो इस सर्किट को, इन दोनों को, क्योंकि करंट तो सेम है तो भैया इनको 2 3 5 करके लिख दूं या अलग अलग लिख दूं या और डिवाइड कर दूं, करंट तो सेम होगा। तो इस सर्किट को मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं। इस सर्किट को मैं और सॉल्व करने के लिए बना देता हूं 5 ओम ऊपर, नीचे हो जाएगा 10 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी। मुझे निकालना है I1, मुझे निकालना है I2, मुझे टोटल करंट पता है, टोटल करंट है 18/5। ठीक है, अब मुझे निकालना है I1 और I2। देखो 12 वोल्ट अगर इसमें है तो टोटल इसमें भी कितना होगा, 12 वोल्ट, पैरेलल है, इसमें भी 12 वोल्ट, नीचे वाले पे भी कितना होगा, 12 वोल्ट। तो दोनों में पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, यानी 12 वोल्ट, वोल्ट भी पता चल गया, वोल्टेज भी V भी पता चल गया, R भी पता चल गया। I निकालना तो बहुत आसान है। I1 निकालूंगा तो कितना होगा, V/R1 यानी 12/5, ये तो हो गया एम्पियर I1। I2 निकालना होगा, कितना होगा, तो I2 निकल कर आएगा V/R2, तो इसमें भी कितना होगा, 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट होगा, तो ये हो जाएगा 12/10, यानी इसको और लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं
6/5 एम्पियर। तो ये मेरा निकल कर है, ठीक है। इस तरीके से I1 और I2 निकल आए। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जब पिछले टर्न पे, अगर आपने अटेंड किया हो। तो अगर मुझे डायरेक्ट I1 निकालना है, V से नहीं निकालना चाहता हूं, तो I1 निकालने के लिए दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर हो जाएगा 12/12 + 5, सॉरी क्या कर दिया, रेसिस्टेंस 10/10 + 5 इंटू में क्या हो जाएगा टोटल करंट आई, यानी 18/5। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा 10/15 इंटू में हो जाएगा 18/5, ठीक है। 2 36 15 18 3 से काटेंगे ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12/5, 12/5 रुपये, ठीक है। तो आपने अगर मुझे I1 निकालना है तो दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर, ये मैंने कल फॉर्मूले लिखाए थे R2 मैं लिख के बता देता हूँ फॉर्मूले आपको, भूले ना। तो I1 बराबर लिखा था R2/R1 + R2 इंटू में टोटल करंट I2 निकालना होगा तो दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर, यानी R1/R1 + R2 इंटू में टोटल करंट I। ये लीजिए क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। चाहो तो इससे I2 भी निकाल के देख लो एक और मेथड से, दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर यानी 5/5 + 10 इंटू में 18/5। सॉल्व करके देख लेना, ये भी आएगा 6/5 एम्पियर। क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, तरीके हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फिजिक्स आसान लगेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हमारे किरचॉफ्स में ही वोल्टेज निकालने वाले टॉपिक रहेंगे। पहला किरचॉफ लॉ के अंदर वोल्टेजेस कैसे निकालते हैं, विभव कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। वोल्टेज आखिर कैसे निकालते हैं, अभी तक तो हमने करंट निकालना सीखा है किरचॉफ लॉ के थ्रू, वोल्टेज को भी बताएंगे कल। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।